बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, एक अरसे के बाद 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम का दौरा है पाकिस्तान और उसके बाद चंद ही घंटों के बाद मैच शुरू होना था कि दौरा मनसूख कर दिया गया। न्यूजीलैंड की तरफ से यकतरफा फैसला किया गया, जबकि इसके बाद फिर वोसा ने आकर बयानात भी दिए। रमीज़ राजा साहिब ने भी कहा कि हम ICC में अब न्यूजीलैंड को हमें सुनना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि $1.5 मिलियन तक का तकरीबन नुकसान हो गया। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इतनी यानी कि न्यूजीलैंड में फ़ौज नहीं थी जितनी उनको सिक्योरिटी दी गई, जबकि उनके डेविड वाइट का ये कहना था कि जो खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से तस्दीक शुदा मुसद्दिका इत्तलात थी, थ्रेट वगैरह मौसूल हुई थी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वो मांगेंगे मगर उन्होंने ये कोई भी सबूत नहीं दिया। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, आखिरकार इसके असरात क्या होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तज्जियाकार सज्जाद मीर साहिब। सज्जाद मीर साहिब, न्यूजीलैंड का दौरा उसके बाद अब बरतानिया की भी जैसा कि मनसूख होता हुआ वाज़े तौर पर बल्कि वाज़े हो गया, क्या देख रहे हैं कितना नुकसान हो गया क्रिकेट बल्कि खेल के मैदानों का? क्रिकेट से ज़्यादा जी पाकिस्तान का नुकसान हो गया। पाकिस्तान की रेपुटेशन एट स्टेक है और ये भी पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होना है। ये जो कहा गया कि न्यूजीलैंड बता नहीं रहा कि क्या वजह है, सिक्योरिटी रीजन तो बता दी जाती है ना जी, कि छुपाई जा रही है। और जाके इशारा दिया गया कि जी 5 मुल्कों की जो एक इत्तेहाद था खुफिया एजेंसियों का, उन्होंने ये राय थी कि ये कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो 5 मुल्क कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूं तो ये 5 अमेरिका को निकाल कर बाकी 4 कॉमनवेल्थ कंट्री है। सही, इनका सरबराह बरतानिया है। अमेरिका को भी इस पर शामिल कर लो क्योंकि वो अब इनका सरबराह है असल में। और ये एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं, यानी कि गोरी चमड़ी वाली अंग्रेजी बोलने वाली कौम, फ्रांसीसी जर्मन वाली नहीं, अंग्रेजी बोलने वाली कौम है। वो ये बातें कर रही हैं। मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं वास्प, WASP, यानी कि क्या? वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका में जो लोग लिखते हैं, एकेडमिशियन लिखते हैं, तजिया नगार लिखते हैं, वो इन्हें वास्प ही कहते हैं। यानी कि दुनिया जो है वो जो कल्चर कंट्रोल कर रहा है वो गोरी चमड़ी वाले एंग्लो सैक्सन अंग्रेजी बोलने वाले, वाइट अंग्रेजी बोलने वाले क्या प्रोटेस्टेंट जो हैं उनका कल्चर कंट्रोल कर, कैथोलिक भी नहीं। जर्मन में कैथोलिक लोग ज्यादा रहते हैं। ये लोग जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या हुआ? वो किसी से मैंने कहा कि ये कैसे होगा और क्या सपोर्ट दी होगी। उन्होंने कहा कि ये हम तो कहते हैं ना कि हमें पावल का फोन आया और हम ढेर हो गए मुशर्रफ साहब। वो तो एक सेक्शन अफसर की मार है। न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क बेचारा, छोटा सा, बिल्कुल। हाँ। उनकी ना फौज है ना कुछ है, इकोनॉमी है। ये मगरब के मतलब साए हैं जो जुनूब में है। आप मगरब कहते हैं ना, तो मगरब में जुनूब के जो बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड के अंदर जो रियासतें हैं वो अपने आप को एक मुल्क नहीं कहती, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहती है। एक ये सारे लोग जो हैं, अब इंग्लैंड का दौरा मनसूख हुआ है। और भाई इंग्लैंड ने तो करवाया होगा ना, अमेरिका ने करवाया होगा ना असल तो। और उसके बाद आपको मैं ये बात जो आम क्रिकेट की है वो तो बाद में करते हैं, वो माहिरीन से राय लेते हैं। मैं साफ बात कह रहा हूँ कि अमेरिका के पीछे पड़ गया अफगानिस्तान के मसले के बाद। उसकी अफगानिस्तान में दाल नहीं गल रही, वो हमें कहता है कुछ करो। वो कहता है तालिबान तो तुम्हारी हुकूमत है, अब तुम्हारी हुकूमत काबुल में आ गई है, उनको ये समझाओ। हमारे इमरान खान चले जा रहे हैं कि मैं तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा हूँ कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। और भाई आपको किसने कहा है? आप कौन होते हैं कहने वाले? आपने तो कहा था हम किसी के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत नहीं करेंगे। हमारा इंटेलिजेंस चीफ भी वहां बैठा होता है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट है। अमेरिका को नजर आ रहा है चीन, रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान, तुर्की, अगर इस कुत्ते के ममालिक के तमाम के मफादात अफगानिस्तान में इकट्ठे हो गए तो एक इमर्जिंग ब्लॉक पैदा होने की गुंजाइश पैदा होती है। सही है। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब खैर वो तो इन दूसरे मामलात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन चूंकि क्रिकेट के हवाले से उनसे ज़्यादा हम बात करना चाहते हैं और चाहेंगे इसलिए कि वो उनसे पूछें कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब।
वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। बस मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जी, मैंने तो कुछ सियासी एंगल भी बताया कि इसमें क्या एंग्लो सेक्शन वास्ट, ये कैसे इकट्ठे हैं 5 मुल्क और ये और वो वगैरह वगैरह, अमेरिका वगैरह, अफगानिस्तान के बाद क्या है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्रिकेट का क्या लॉस हुआ है। जी मैं वो अर्ज करता हूँ, मैं आपके आखिरी फिक्रे कुछ सुन रहा था, बड़ी मैं बल्कि लुत्फ उठा रहा था। दूसरे इसमें वो भी इजाफा कर लें जो हमने अर्जेंटाइन को, अर्जेंटीना को बेचे हैं कुछ जहाज वगैरह, वो भी उनकी तबे नाजुक पे। अब आप क्या समझते हैं कि हमें कितना इसका लॉस हो गया है? देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है, ये सीरीज क्रिकेट होना ना होना वो तो चीजें चलती रहती हैं। वो जो हमें तन्हा करने की एक साजिश हो रही है ना, जो काफी अर्से से हिंदुस्तान ने शुरू की हुई थी कि ना हमारे को खिलाड़ी कहीं जाएं, ना कहीं से बाहर खिलाड़ी आए। असल में बुनियाद इस बात की है कि पाकिस्तान को हर मैदान में तन्हा किया जाए। कोई हमारे पास स्पोर्ट्स के मामला ना हो, कोई हमारे खिलाड़ी कहीं ना जा सके, तजारत में भी तन्हा किया जाए। तो ये सारी उसकी कड़ी है पूरी की पूरी। और इसमें किस तरह न्यूजीलैंड मुलव्वस हुआ है, वो न्यूजीलैंड को तो हम अभी तक जैसे पूछना चाहिए वो पूछ नहीं रहे। मेरा ख्याल में हमें उनसे हर तरीके से दबाव डाल के पूछना चाहिए, सियासी सतह पे भी, सफारती सतह पे भी, और अगर जरूरत पेश आए तो कानूनी तरीके से भी, कि भाई आप हमारे मुल्क में आए हैं, आप हम पे इतना एक इल्जाम लगा के जा रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं कि जी आपका मुल्क इस काबिल नहीं कि यहाँ पे क्रिकेट खेली जा सके। तो इस इल्जाम का कोई जवाब होना चाहिए, कोई बुनियाद होनी चाहिए। ये तो बड़ी नामाकूल सी बात है कि ये हमें अलर्ट मिली है जिसको ना हमने आपके साथ शेयर किया है, ना हम पब्लिकली इस पे गुफ्तगू करेंगे, ना प्राइवेटली आपको बताएंगे। और आखिर ये कोई ऐसा बनाने का नुस्खा है जो आप छुपा के रख रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझ रहा हूँ कि तमाम इम्कानात यही हैं कि ये पाकिस्तान को से इशारे आ रहे हैं कि हम दोबारा खेलेंगे, खेल सकते हैं, मुल्क से बाहर खेल सकते हैं, पाकिस्तान में भी खेल सकते हैं, सोच सकते हैं, और उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में भी गौर कर सकते हैं। तो क्या वो कुछ अपोलोजेटिक हो रहे हैं, सिंपैथेटिक बोर्ड उनका, हुकूमत तो नहीं, बोर्ड उनका? अगर वो ये कह रहे हैं तो हो सकता है वो सोच रहे हो कि वाकई अब हम पे जब दबाव आएगा कि कुछ बताओ क्या है, तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान को तो ऐसी बात सुननी ही नहीं चाहिए। अगर हम ये मान लें कि हम आपके साथ बात भी खेलते हैं, इसका मतलब है हमने तस्लीम कर लिया कि आपने जो इल्ज़ाम हम पे लगाया था सिक्योरिटी, तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त था। तो इसलिए हमें तो ये बात सुननी नहीं चाहिए। बात सिर्फ ये करनी चाहिए कि जी आप अपनी तफसील बताएं, वजह से आप गए हैं, उसके बाद अगली बातें करेंगे, जरूर आपके साथ खेलेंगे। पहले आप अपनी हमें यानी देखिए ऑफेंसिव पे जाना चाहिए, हमें जारहाना अंदाज अपनाना चाहिए, बजाय हम अपना दिफा करें कि ये हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हमने जो करना था किया। अब हम उन पे ये हमला करें कि आप बताएं जी कौन सा अलर्ट है, हमें ये पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी उस अंदाज में नहीं उनसे पूछा जा रहा जिसकी जरूरत है। इंग्लैंड ने भी फौरन मनसूख कर दिया है, तो क्या अब ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी अगले साल कहेगा कि मैं नहीं जाता, तो जी, ये क्या बिल्कुल कहेंगे जी। तो यही तो 5 मुल्क हैं जिन्होंने एक तरह की मिलकर ये कहा कि हम लोग जो, जिसे मैंने वास्प कहा, वाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी बोलने वाले गोड़ी चमड़ी वाले लोग जो हैं वो भी, बाकी अंग्रेजी बोलने वाले नहीं, जो मिक्स, उन्हें यही 5 के 5 हैं जिन्होंने ये फैसला कर दिया। क्या कोई हमारे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, क्या हो रहा है? अफगानिस्तान का इशू है। जी मैं इसको अब साजिश इस तरह तो इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक साजिश के सारे ताने बाने हम सामने लेके नहीं आएंगे तो हम इसको साजिश नहीं कह सकते। लेकिन हम ये जरूर इसको कह सकते हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो दिस इज नॉट क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं वो उससे बढ़ के कोई चीज है। एक तो पहले ये बनियों का खेल बन चुका है कि जो ज्यादा पैसे कमाए वही हावी हो। इस वक्त इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो बिग 3 क्रिकेट में भी बने। ये तरीका, ये जो है, जो इख्तियार उन्होंने किया हुआ है, उसकी कोई माकूल वजह नहीं है। और इसकी वजह से क्योंकि वो कुछ बता भी नहीं पा रहे, तो आप कह सकते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई मनसूबाबंदी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसको बेनकाब करने के लिए
न्यूजीलैंड पे दबाव डाल के उसकी तफसीलात देनी चाहिए, और जब तफसीलात कोई ना मिले तो फिर हम खुल के कह सकते हैं कि हाँ ये जानबूझ के किया गया। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील के साथ बात की। ये सीधी बात है जी, लेकिन मेरी इतलात यही है कि हुकूमत ये समझ रही है कि यानी इस मसले पे नहीं, जनरली ये समझ रही है कि अफ़गानिस्तान के इशू पर उसके हाथ मरोड़े जा रहे हैं। और मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक जिसकी निस्फ सदी गुजरी है मामला समझने, देखने, परखने में, तजिया करने में, बड़े एतमाद के साथ कह सकता है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान से शिकस्त तो हुई है मगर वो यहाँ से जाना कबूल नहीं कर सकता। उसको डर है कि चीन, रूस, जहाँ ईरान जैसे दुश्मन जो हैं अफ़गानिस्तान की एक पूरी तालिबान के दुश्मन, वो भी ईरान भी, पाकिस्तान भी, तुर्की भी, रूस भी, चीन भी, सेंट्रल एशिया के ममालिक, ताजिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी, शंघाई के मुल्क, ECO के मुल्क, ये अगर इकट्ठे हो गए, चीन लीडर बन गया तो क्या होगा? इंडिया को भी ये कबूल नहीं। हम इंडिया पर इल्जाम लगा के बैठ जाते हैं। स्पोर्ट्स विजयकार हाफिज इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। हाफिज इमरान साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, क्या सूरत हाल है? ये जो न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का दौरा भी मनसूख हुआ, आपका क्या तज़िया है और आप क्या कहते हैं क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है मीर साहब के एक मुल्क आता है, एक मुल्क की टीम यहाँ पर आती है और वो चंद दिन यहाँ पर ठहरती है, प्रैक्टिस करती है और एंड मैच से कुछ वक्त पहले मुसद्दका सलाह मिलती है या नहीं मिलती है, उसको बुनियाद बनाकर वो चले जाते हैं पाकिस्तान से, और फिर वो उस इत्तला को पाकिस्तान की हुकाम के साथ, हुकूमत के साथ, हमारी कानून नफज करने वाले इदारों के साथ भी उसका तबादला करने से इनकार कर देते हैं। तो हमें शकूक व शुबहात तो इससे जन्म लेते हैं कि कौन सी ऐसी इत्तला थी कि जिसको वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ जिसका तबादला नहीं कर पाते हैं, कि उनको पता है कि फलां शख्स चोर है और वो दुनिया में किसी भी जगह पर चोरी कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उसको छुपाकर तो कोई बेहतरी का काम नहीं कर रहे, वो तो चोर का साथ दे रहे हैं कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाए, वो तो लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दे देंगे उस सूरत में कि अगर उनके पास कोई इत्तला मौजूद है। और अगर कोई इत्तला मौजूद ही नहीं है तो फिर हम उनको क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि वो नाम नहाद इंसाफ पसंद हैं, नाम नहाद तहजीब याफ्ता हैं और नाम नहाद अलम के अलमबरदार हैं और नाम नहाद फेल दोस्त हैं। पाकिस्तान के मामले में तो ऐसा नजर नहीं आता है। अभी चंद दिन पहले तक बहुत सारे लोगों के, बहुत से बहादुर अफवाज के लोग यहाँ पर पाकिस्तान में क़याम किया, उन्होंने यहाँ से उन्हें महफूज रास्ता मिला, फ्लाइट ली और आगे गई। उस वक्त तक तो पाकिस्तान महफूज था, लेकिन यकायक ये हुआ है कि जब पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हो रही है, बहाल तो हो चुकी थी, वो अगले मरहले में जा रही थी कि जब दुनिया से जुड़ा था पाकिस्तान, तो आज इंग्लैंड ने भी वो फैसला किया है जिसको उन्होंने रीजन में बढ़ते हुए खतरे को बुनियाद बनाया है। तो अगर रीजन में इतना खतरा है तो कोई ट्रैवल एडवाइजरी क्यों नहीं है मीर साहब? अगर आप रेड लिस्ट से पाकिस्तान को पहले डालते हैं कोरोना की वजह से, फिर निकालते हैं, तो फिर ट्रैवल एडवाइजरी क्यों नहीं है? उनके जो हाई कमिश्नर है वो तो यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान में घूमते हैं फिरते हैं, आम लोगों में घूमते फिरते हैं, आज़ादाना घूमते फिरते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं। तो ये किस किस्म के थ्रेट्स हैं जहाँ पर आप ही के हाई कमिश्नर जो कि आपके मुल्क के जिनका शुमार अहम तरीन और बड़ी कीमती शख्सियात में होता है, वो यहाँ पर बेखौफ घूम फिर रहे हैं और आपको यहाँ पर आते हुए क्रिकेट खेलते हुए, जबकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हर लिहाज से दी जाती है, तो वो आपको खतरा महसूस होता है। दुनिया में ये हालात कहीं भी हो सकते हैं सजाद मीर साहब। आज ही आप देखें कि रूस की एक खबर चल रही है जहाँ पर एक दहशतगर्द ने हमला किया यूनिवर्सिटी के ऊपर, गालिबन वहां पे 8-10 लोग हैं, वो जान से गए हैं। तो ये तो किसी भी जगह पर आप इसकी जमानत नहीं दे सकते हैं, आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और उसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है दुनिया में अमन के लिए, अपने मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए। और 2015 से अब तक पाकिस्तान ने जितने मुल्कों की मेजबानी की है उसमें खुद ICC की वर्ल्ड 11 शामिल है। यहाँ पर आपको बांग्लादेश की टीम खेल कर जाती है, साउथ अफ्रीका खेल कर जाती है, वेस्ट इंडीज खेल कर जाती है। यहाँ पर IPL PSL के कई टीमों में, एक ही टीम में शामिल कई खिलाड़ी गैर मुल्की हैं, फिर मैच ऑफिशियल्स हैं, कमेंटेटर्स हैं। किसी एक का बयान, हत्ता कि आप न्यूजीलैंड के कैप्टन को सुन लें, वो कहते हैं कि बड़ा शर्मनाक है। और आज न्यूजीलैंड के बाद इसने जब इंग्लैंड की टीम ने किया है उसके ऊपर अपने दौरे को खत्म किया है, तो ये पाकिस्तान ही नहीं दुनिया क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है, पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। जब दो मुल्क अगर
क्रिकेट खेलने वाले तीसरे मुल्क से अलग हो जाएं और उसको तनहा छोड़ दें बगैर किसी वजह के, जो कि जिसको वो बयान भी ना कर पाए, तो ये क्या है? ये किस किस्म के ये ताल्लुकात हैं? पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस जब इंग्लैंड का दौरा किया था तो वहां पर 2-2-2.5-3-3 हज़ार लोग रोजाना कोरोना की वजह से उनकी मौत वाक़ हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान तो वहां पे गया था, उनका साथ दिया था। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये इसको बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता, ये जो मर्जी कहते रहेंगे। जो 5 मुतासिब आंखें हैं, 5 तंग नजर जो आंखें हैं और 5 जो जालिम आंखें हैं, 5 आइज जिनका इन दिनों बड़ा चर्चा है, इस सारी की सारी जो खबासत है और इससे जो सख्त लफ्ज हैं जो कि मेरा ख्याल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आप 24 करोड़ 23 करोड़ 22 करोड़ के मुल्क को इस तरह से तनहा करने की कोशिश करते हैं, उनको डिप्राइव करते हैं, उनको उनकी तफरी से महरूम करते हैं, उनको सेहतमंद जिंदगी से महरूम करते हैं, उनकी दिमाग के ऊपर आप उनको तशद्दुद करते हैं, थॉट फंसाते हैं इस किस्म के फैसलों से, तो फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है? हम कहाँ मतलब है कि पाकिस्तान ने किसी को तनहा छोड़ा, पाकिस्तान ने किसी को नुकसान पहुंचाया? पाकिस्तान ने हमेशा कमजोर लोगों के साथ, जब मुश्किल में दुनिया में कोई भी मुल्क हुआ, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने उसके साथ यकजहती का इजहार किया, पाकिस्तान ने उसकी मदद की है, तावन किया है। वो तो ये सजाद हिंसा की किस किस्म के फैसले करते हैं ये लोग? वो डेविड वॉइट साहब जो कि CEO हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के, वो कहते हैं जी हम ना पब्लिकली कुछ बताएंगे ना कुछ खुफिया तौर पर बताएंगे। तो आपके पास क्या ऐसी चीज है कि जो आप बताना नहीं चाहते हैं? वही आज दोहराया है। और उसके बाद ये नविश्ता दीवार था जब ये न्यूजीलैंड ने फैसला किया कि इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि अब वही सिक्योरिटी एजेंसी इनके पास भी है जिसने उनको राय देनी है, वो इनको भी राय देगी। तो फिर ये रीजन है अगर, तो रीजन में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है। अगर उन्होंने रीजन का लफ्ज इस्तेमाल किया है सजाद मीर साहब अपने, कि उनको इस रीजन में खतरा है ट्रैवल करते हुए, तो रीजन में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, रीजन में तो कई और ममालिक भी हैं जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। तो फिर हम देखेंगे ये कि रीजन में उन्हें सिर्फ खतरा पाकिस्तान में है या रीजन में दीगर ममालिक में भी क्रिकेट खेलते हुए उनको खतरा महसूस होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनको रीजन के दीगर ममालिक में क्रिकेट खेलते हुए खतरा होगा, वो सिर्फ उनको पाकिस्तान में ही एक तरफा खतरा है जिसका उन्होंने इजहार किया, और ये बड़ा अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत की जाए और पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क से अलावा कहीं पे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। बस ठीक है, मतलब हमने खेल ली जितनी क्रिकेट UAE में खेलनी थी, इसके अलावा ठीक है पाकिस्तान में हॉकी नहीं होती है, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई सपोर्ट और नहीं होती है, कोई और खेल नहीं होता, तो क्या हम दफन हो गए हैं? जिंदा है, चल रहे हैं, जैसे वैसे भी हैं। मुश्किलात है हमारे ऊपर, हमारी मुश्किलात है, हमने खुद इनका सामना करना है। ठीक है, कोई नहीं खेलना चाहता जी, ना खेले। एथलेटिक्स हम नहीं खेलते हैं दुनिया में, क्या हो गया हमारे साथ? हॉकी हमारी ऊपर थी, दफन हो गई है, क्या हो गया? जिंदा है ना, लोग जिंदा है। तो बस ठीक है, फिर एक वक्त आएगा कि जब ये चीजें बदलेंगी, जब आप बदला लेने का किसी के पास वक्त आता है। लाजिम नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही दबे रहते हैं। आपको एक वक्त आता है कि जब आप ऊपर आते हैं, पहिया घूमता है वक्त का। तो जब घूमेगा फिर देखेगा पाकिस्तान ने क्या करना है। लेकिन सर ऐसा कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने ये फैसले किए हैं, कोई जरूरत नहीं है झुकने की। ठीक है, खेलना चाहते हैं खेलें पाकिस्तान में आकर, नहीं खेलना चाहते हैं ना खेलें। 9 साल पहले भी 8 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई ना जी, क्या हो गया? ना हॉकी है, ना स्विमिंग है, ना एथलेटिक्स है, ना टेनिस है, ना टेबल टेनिस है, ना फुटबॉल है, कुछ भी नहीं है ना। तो सब लोग जिंदा है, तो ये भी क्रिकेटर भी फिर जिंदा रह लेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। दुरुस्त बात कही आपने इमरान साहब, बहुत आपका शुक्रिया। आपने बहुत तफसील के साथ, बहुत जज्बात के साथ भी, तफसील के साथ भी, दलील के साथ भी इन्होंने बात की थी, और मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है। और इससे मजीद हम क्या बात करें, ये मैं कहता हूँ कि क्रिकेट का तो नुकसान जो हमारा हुआ है वो तो हुआ है। 18 साल का पहिया दोबारा घूम गया है, लेकिन इसके साथ ही एक सियासी तौर पर यह बात नज़र आ रही है कि ये पाकिस्तान को किस तरह निशाना बनाना चाहते हैं, और ये भी नज़र आ गई है कि साम्राज्य की खबासत कितनी है और किस हद तक और कैसी है, और उसको हमें फेस करना है तो कैसे करना है। आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या हो सकता है और हम क्या करेंगे, हम अपनी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल वो सेम पेज पे है, अल्लाह करे कि सेम पेज पे फैसले ठीक हो जाए। सही है जी। हमें ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से लौट कर आते हैं तो गुफ्तगू आगे लेके चलेंगे, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के हवाले से जो कि वुज़रा के बयानात आ जाए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन का मामला जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी कैसे हुई, राज ही रहने कड़वा घूंट पीना पड़ा, मामला सामने नहीं लाना चाहते वजीर रेलवे आजम स्वाति साहब ने कहा, और भी वुज़रा दीगर बयानात दे रहे हैं। वो राज सामने ले आए, जरा यार हिम्मत करें, वो तोड़ दें अपनी। क्या कहना चाहते हैं आप? किसी कहने हुई वैसे नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरों को तो बड़ी देते थे कि क्या है क्या है क्या है, नाम लो नाम लो नाम लो, अब नाम लो। यही कहना चाहते हो कि
किसी ने कहा था हमें, तो भाई आपने आपके चेयरमैन को नाम दिया था और आपके बंदे ने परवेज खटक निकाल के कहा था कि ये बंदा, मसला ये नहीं है। उनको कहते हैं जी वो उनके सईद मेहदी के दामाद भी हैं ना, और सईद मेहदी को आज किसी ने कहा कि वो तो इमरान खान के बहुत करीब है, इमरान खान उनको बड़ा भाई कहते हैं, सईद भाई कहते हैं। देखिए बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेसी में तो सब लोग आपस में होते हैं, सियासतदानों में किसकी किससे नहीं। जी बरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अच्छा जी, ये क्या हो गया है, सारे वजीर लग पड़े हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, क्या क्या सूरत मुल्क में पैदा हो गई है? आप कानूनी हैसियत भी समझ सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि सियासी तौर पर इससे क्या वामल होंगे, क्या क्या समझते हैं आप? देखिए कानूनी मामला तो इस तरह है कि इलेक्शन करवाना इस हुकूमत का तो काम ही नहीं है। इलेक्शन तो करवाएगी एक निगरान हुकूमत, और वो निगरान हुकूमत भी आगे तरफ निजाम को डे टू डे जो मैटर्स हैं उसे देखेगी, इलेक्शन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस पे आइन वाजे है। अब एक इदारे को इस तरह से पूरी हुकूमत इसलिए उसके पीछे पड़ गई है कि उन्हें पता है कि हम किस तरह आए हैं, और उनकी जो 3 साल से परफॉर्मेंस है, 3 साल से ज्यादा के अरसे में, उन्हें पता है कि अवाम उन्हें पहले भी वो इलेक्शन के जरिए नहीं आए तो अब तो बिल्कुल ही मुंतखब नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने एक ड्रामा डाला है। अब ये जो रियासतें होती हैं, अब जो स्टेट है पाकिस्तान की आइन के तहत, वो कुछ इदारों से मिलकर बनती है, वो मशीनों से नहीं बनती। आप किसी भी को री करें और किसी मशीन की आप कहें कि वो मशीन आ जाएगी तो मुल्क के अंदर इलेक्शन मुनसिफाना हो जाएगा, कि कौन ये मंत्र लिया है? आपकी पहली जो मशीन के इलेक्शन है आरटीएस वाला, आज तक उसकी इंक्वायरी हुई कि आरटीएस सिस्टम क्यों बैठा, उसका क्यों नुकसान हुआ? एक मशीन आपकी फेल हो गई और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, और उसके बाद आप एक नई मशीन के मुतालबे के ऊपर आपके वजीरों ने एक बहुत बड़े इदारे को जिसका काम इलेक्शन करवाना है उसकी रोज तजलील करना शुरू कर दी है। और मैं तो हैरान हूँ मीर साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है कि एक आईनी इदारे को इस तरह बेवकार कर रहे हैं और कोई सुओ मोटो नहीं है। हमारे दौर के अंदर तो टमाटर के ऊपर सुओ मोटो हो जाता था, हम आटा गूंथते हुए क्यों वो इस पर भी सुओ मोटो हो जाता था। आजकल कोई बोल ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर एक वहशत निजाम है, वो प्रेस पे कदगने लगाता है, वो सियासतदानों को जेलों में डालता है, उन्होंने नया एक तमाशा लगाया हुआ है, उन्होंने मुल्क को महंगाई में खो दिया है, मईशत बर्बाद है। अब जो आईनी इदारे मौजूद है उन्हें बेड़ा गर्क पहले किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजते हैं, कभी किसी को पार्लियामेंट को उन्होंने रबर स्टैंप बना के कानून साजी का अमल उस सदर के प्रेसिडेंटिस्ट के हाथ में दे दिया हुआ है, जिसे अगर आज आप लेजिस्लेशन की एक भी ड्राफ्ट करके दिखाए 2 लाइनें तो वो नहीं कर सकता। वो धड़ा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई है और ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं और आपके बिजली के बिलों के ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है 40% तक। तो ये मजाक है इस मुल्क के अंदर। और जिस इदारे का काम था बात करना, एक पार्लियामान है, पार्लियामान को बेहैसियत बेवकार किया जा रहा है, और एक वो हमारी जुडिशरी है जिन्हें चीज का नोटिस देना चाहिए कि एक आम वजीर की क्या हैसियत है कि वो आईनी इदारे को कभी कहे मैं आग लगा दूंगा, कभी कहे मैं निकाल बाहर करूंगा। ये कौन से वजीर है? अगर ये ईसीपी या सुप्रीम कोर्ट आज एक्शन ले तो ये अपनी सीटों से डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये तबाह करने के लिए जमहूरी निजाम को और रियासत के दर पे हैं ये लोग। क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो इख्तियारात के तहत इनको डिस्क्वालीफाई भी एक तरह का कर सकता है, तो उन्हें अदालत सजा भी दे सकता है? क्या सूरत बन सकती है? क्योंकि मुझे लगता है दसरा फैसला भी आने वाला है और वो शायद फॉरेन फंडिंग का फैसला भी इनको डर आने वाला है। वो प्लेन तो नहीं कर रहे कहीं खुदा ना खास्ता, मतलब उनका खुदा ना खास्ता उनकी तरफ से कह रहा हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि फैसले आ जाएं और डिस्क्वालीफाई हो जाए। सब प्रियम्प्ट भी कर रहे होंगे, उन्हें पता है फॉरेन फंडिंग केस अब कोई हमारी कोई जमात तो लेके नहीं गई, उनके अपने लोग जो फंड इकट्ठे करते रहे हैं पूरे सबूतों के साथ। अब आपके घर का बेटी अगर लंका डाले, घर का बेटी, तो फिर कैसे बचा जा सकेगा? भी कर रहे होंगे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। डक्का के अंदर भी जो फैसला आने वाला है, जो हुकूमत ने वहां पे किया था
वो सारी चीजें भी सामने खुल के आ जाएंगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस हुकूमत का एक तरीकाकार है, फैशिस्ट का माइंडसेट है कि दबाव में लाएं, आप तस्लील करें, डराएं और बोलने न दें। तो इधर मैं कहता हूं कि वो जो पाकिस्तान की दूसरे इदारे हैं उन्हें इस वक्त आना पड़ेगा, एक आईनी इदारे को बचाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ईसीपी के पास खुद बहुत बात है। देखें, किसी को डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और अगर कोई वो अपनी जुडिशियल पावर को यूज करे, अगर कोई मिनिस्टर है तो मिनिस्टर वो इस वजह से है कि वो क्या वो नेशनल असेंबली का है, पाकिस्तान का मेंबर। और अगर डिस्क्वालीफाई कर दे ईसीपी उसे इस बात के ऊपर कि उसने जो आइन का आलम उठाया है कि मैं आइन के तहत काम करूंगा, आईनी इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग में आगे बढ़ूंगा, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो आइन से टकराए, आईनी इदारों से टकराए। पाकिस्तान के अंदर क्या ये तो छीनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के इलेक्शन को मशकूक बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बनाई हुई मशीनों के ऊपर वो इलेक्शन करवाना चाहें, तो इसकी ना आइन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत एक वो शुरू से इमरान खान का स्टाइल है भड़कबाजी का, भड़क लगाओ और भड़क से काम निकालो, और जहां भड़क ना हो फिर पैर पकड़ लो या दीवार पर फलांग के भाग जाओ। तो मैं समझता हूँ इस भड़क का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन को भी मुत्तहिद होना है, और आईनी इदारों को भी अपनी अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत के इन इक़दामात को आईनी तौर पे चैलेंज करना है, जो उसका फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ी इन्होंने ठीक बात की जी, बड़ी क्लियर बात की है, किसी किस्म का कोई शक डाउट नहीं रहने दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह ये लोग पड़े हुए हैं, आग लगा दूंगा, और इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, इनके ताल्लुक नवाज शरीफ से थे, इनका ये भाई अब क्या खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले। अब आपने अगर उनको खुद नाम दिया था और आपको किसी ने अगर मजबूर किया था तो मैं नहीं जानता आप क्या कहना चाहते हैं। हल्फ उठाया हुआ आपने, मैंने भी हल्फ उठाया सच बोलने का। तो बात यह है कि अल्लाह के सामने मिसा के हमारा कि हम कोशिश करेंगे सच बोलेंगे। ये क्या करना चाहते हैं आप? 10 का फैसला आने वाला है, और इतलात ये हैं कि वहाँ 20 के 20 लोगों में से अक्सर ने यह मान लिया है कि उन्हें कहाँ था, कहाँ जाया गया। सही है। अच्छा, और अगर रिपोर्ट इंक्वायरी आ गई तो जाहिर है कि उसके बाद कार्रवाई होगी उन लोगों के बारे में जिन्होंने उनको उठाया है, उनको किया है। उनको ये भी डर है कि वो फारूक फंडिंग केस जो बड़ा एक अपना बंदा पीछे पड़ा हुआ है, उसमें सचमुच लूप होल है। वो कमेटी लेके बैठी हुई है, वो हिल नहीं रही, लेकिन जाहिर है कितनी देर तक वो डिले करेगी। क्लोजिंग आवाज यही है जी कि आज हम अपनी पूरी महदूदात के बावजूद 2 अहम इशूज पर गुफ्तगू कर सके, और हमने की। और भी कुछ मामला थे जिसमें हम बात करते, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास, और कुछ हमारे मसाइल भी थे जिनको हम अभी हल नहीं कर सके। प्रोग्राम का वक्त इसी साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने